गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बीते प्रत्येक क्लास में कहता हूं मैं कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। दोस्तों, भूगोल में हम लोग 4 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय ब्रह्मांड था, दूसरी अध्याय सौरमंडल थी, तीसरी अध्याय पृथ्वी की गतियां थी, चौथी अध्याय पृथ्वी के अक्षांश एवं देशांतर एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय। समय का अर्थ दोस्तों यहाँ पृथ्वी पर समय का निर्धारण किस प्रकार किया गया है, विभिन्न देशों के लिए समय जो है किस प्रकार होता है, उसके बारे में पढ़े थे हम लोग। ये चारों ही अध्याय दोस्तों हम लोग काफी गहराई से पढ़े और आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़े। जो हमें आउटपुट मिला उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी काफी अच्छे से पढ़े। दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जितना मेहनत करके जितना मेहनत करके वीडियो में बनाता हूं, अगर आप लोग वीडियो 2 बार 3 बार ढंग से देख लेते हैं, साथ ही हम जो फ्री पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं आप लोगों को, पीडीएफ को भी ढंग से पढ़ लेते हैं, तो इससे बनने वाले इन चारों अध्याय से बनने वाले जितने भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, रेलवे हो, एसएससी हो या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेपीएससी, यूपीएससी, जितने भी एग्जामिनेशन हैं, अगर इन अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हमने पढ़ाया है, एक भी प्रश्न इन चारों अध्याय से अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो नहीं छूटेंगे, यह मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। दोस्तों, ऑनलाइन क्लास के साथ मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। जो दोस्त मेरा ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं 7004960735। दोस्तों, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी बिल्कुल फ्री चलता है और ऑनलाइन क्लास तो फ्री हम दे ही रहे हैं। साथ ही संबंधित वीडियो का जो पीडीएफ होता है दोस्तों, वो भी हम फ्री में उपलब्ध कराते हैं। पीडीएफ में दोस्तों हम काफी मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो है आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ताकि वीडियो देखकर आप लोगों को नोट नहीं करना पड़े, आपका समय बचे और उसे पढ़ने में, अपने पढ़ाई को तंदुरुस्त करने में उस समय का उपयोग करें। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं भी मेहनत करता हूं, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं, उनका रिजल्ट अच्छा से अच्छा हो और आने वाले समय में वे अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हो सके। दोस्तों, आज का जो अध्याय है वो थोड़ा विश्व भूगोल से हटके है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज मैं थोड़ा खाली था तो सोचा एक वीडियो शूट कर लेता हूं। तो आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक है दोस्तों उपसौर एवं अपसौर, उपभू एवं अपभू तथा पृथ्वी पर दिन एवं रात का बड़ा छोटा होना एवं विभिन्न देशों का समय का निर्धारण। ये दोस्तों शीर्षक है उपसौर एवं उपसौर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ उपसौर एवं अपसौर होगा, माफ कीजिएगा, उपसौर एवं अपसौर होगा, उपसौर एवं अपसौर होगा। उसी प्रकार उपभू एवं अपभू होगा तथा पृथ्वी पर दिन और रात का बड़ा छोटा होना एवं विभिन्न देशों के समय का निर्धारण। ये शीर्षक दोस्तों हमने अपने मन से सेट किया है। ये जो कहानी का नाम हमने सेट किया, अपने मन से सेट किया है, इसी के अनुरूप हम आज पढ़ाएंगे। आपके लिए दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ हम पढ़ा भी चुके हैं सौरमंडल में, लेकिन कुछ हमको लगा कि और इसको अच्छे से करा दिया जाए तो और भी बेहतर हमारे स्टूडेंट के लिए हो जाएगा, इसलिए हमने ये शीर्षक को सेट किया है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उपसौर और अपसौर के बारे में देखते हैं। उपसौर और अपसौर किसी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरी को कहते हैं। उपसौर और अपसौर जो होता है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है, तो घूमने का क्रम ये इस प्रकार जब परिक्रमा करती है दोस्तों, तो तभी
सूर्य से ग्रह की दूरी अधिकतम होती है, कभी न्यूनतम होती है। जो न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं, और जो अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में पेरीहेलियन, एपीहेलियन, उपसौर को पेरीहेलियन और अपसौर को एपीहेलियन कहा जाता है। पृथ्वी के लिए उपसौर का मतलब है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। जब नजदीक होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से जब सबसे नजदीक होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। और अपसौर का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी होती है। तो उपसौर और अपसौर का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ये उपसौर जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। आइए दोस्तों, कुछ कलेक्शन और किए हैं हम। उपसौर को अंग्रेजी में पेरीहेलियन कहते हैं और अपसौर को अंग्रेजी में एपीहेलियन कहते हैं। जब पृथ्वी उपसौर पर होती है, जब उपसौर होती है तो सूर्य से इसकी दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है, और जब पृथ्वी अपसौर पर होती है तो सूर्य से उसकी दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमती है, इसलिए साल भर सूर्य और पृथ्वी की दूरी थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती है। उपसौर के दौरान पृथ्वी को सूर्य से 7% ज्यादा सौर विकिरण प्राप्त होता है। उपसौर में दोस्तों पृथ्वी को सूर्य से 7% ज्यादा विकिरण प्राप्त होता है। कुछ उपसौर और अपसौर के बारे में ही ये है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो कभी न्यूनतम होती है कभी अधिकतम। जब न्यूनतम होती है तो उसको उपसौर, जब अधिकतम होती है तो उसको अपसौर कहते हैं। उपसौर और अपसौर किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु की अपनी कक्षा पर सूर्य के क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरी है। सेम है दोस्तों। सौर मंडल में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रह की कक्षाएं करीब करीब पूर्ण वृत्ताकार होती है, लेकिन कुछ की नहीं। कुछ कक्षाओं का आकार अंडाकार जैसे होता है, या इसे हम एक खिंचा या तना हुआ वृत्त भी कहते हैं। वैज्ञानिक इस अंडाकार आकार को दीर्घवृत्त कहते हैं। यदि एक ग्रह की कक्षा वृत्त है तो सूर्य उस वृत्त के केंद्र पर है। यदि इसके बजाय कक्षा दीर्घवृत्त है तो सूर्य उस बिंदु पर है जिसे दीर्घवृत्त की नाभि कहा जाता है। तो सूर्य उस बिंदु पर है जिसे दीर्घवृत्त की नाभि कहा जाता है। यह इसके केंद्र से थोड़ा अलग है। एक दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती है। चूंकि सूर्य दीर्घवृत्त कक्षा के केंद्र पर नहीं है, ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, कभी कभी सूर्य की तरफ करीब चले जाते हैं तो कभी कभी परे दूर चले जाते हैं। वह स्थान जहां से ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक होता है, जहां से, ये दोस्तों यही पॉइंट में याद रखिएगा, यहां पे थोड़ा सा फालतू बकवास था। वह स्थान जहां से सूर्य से सबसे नजदीक होता है ग्रह, उसे उपसौर कहते हैं। जब ग्रह सूर्य से परे सबसे दूर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी उपसौर पर होती है, यह सूर्य से लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर, तो वही दोस्तों 147 मिलियन किलोमीटर होती है। 9.1 करोड़ मील, ये मील में है, छोड़िए, हाँ हटाइए, होती है। इस दौरान 7% अधिक सूर्य विकिरण प्राप्त होता है। उपसौर की स्थिति में सूर्य की किरणें जो जनरली जो प्राप्त होता है, अन्य दिनों में जो प्राप्त होती है, उस दिन जो होती है उपसौर की स्थिति में सूर्य की किरणें 7% अधिक पृथ्वी को प्राप्त होती है, और उस दिन भयंकर गर्मी होती है। उपसौर 3 जनवरी को होता है। उपसौर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की तीव्रता को कम कर देती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु को बढ़ा देती है। उपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की तीव्रता को कम कर देता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु
को बढ़ा देता है। 3 जनवरी को दोस्तों उपसौर की स्थिति होती है। उपसौर की स्थिति सामान्यतः 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच होती है। लगभग 3 जनवरी को माना गया है दोस्तों, 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन 3 जनवरी एग्जैक्ट होता है। लेकिन यह स्थितियां हर वर्ष बदलती रहती है, थोड़ा सा बदलता रहता है, लेकिन 3 जनवरी को ही माना गया है उपसौर की स्थिति। जब अपसौर पर होती है तो सूर्य 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। ये मील वाला छोड़ दिए दोस्तों, इसको 152 मिलियन किलोमीटर भी बोलते हैं, जो पहले हम बताए थे। पृथ्वी अपसौर पर उपसौर की अपेक्षा सूर्य से 50 लाख किलोमीटर ज्यादा दूर होता है। और अपसौर की स्थिति जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। इस दौरान सामान्य से 7% कम सौर विकिरण प्राप्त होता है दोस्तों। उसका उपसौर का जस्ट उल्टा है दोस्तों। अपसौर में 7% सौर विकिरण अधिक प्राप्त होता था, जबकि उपसौर में 7% सौर विकिरण अधिक प्राप्त होता था, जबकि अपसौर में 7% सौर विकिरण सामान्य से कम प्राप्त होती है। अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता को कम कर देती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती है। अब दोस्तों उपभू और अपभू क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं। उपभू और अपभू ग्रह या चंद्रमा की कक्षा के उन बिंदुओं को कहते हैं जहां से वे पृथ्वी से सबसे नजदीक या सबसे दूर होती है। उपभू और अपभू के बारे में जानकारी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार होती है। पृथ्वी के सबसे नजदीक की कक्षा को पेरिजी कहते हैं। पेरिजी मतलब उपभू। और पृथ्वी की सबसे दूर की कक्षा को अपोजी कहते हैं। अपोजी मतलब अपभू। पेरिजी अपोजी, पेरिजी अपोजी। उपभू चंद्रमा का वह बिंदु है जहां वह पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है। आ गया दोस्तों, मेन पॉइंट मिल गया। उपभू उस स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक होता है। अपभू चंद्रमा का वह बिंदु है जहां पर वह पृथ्वी से सबसे दूर होता है। उपभू और अपभू साल में बदलते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं साल में। उपभू के समय सामान्य ज्वार की सीमा, उपभू के समय ज्वार की सीमा सामान्य से ज्यादा होती है और अपभू के समय ज्वार की सीमा सामान्य से कम होती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी को अपभू कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को लूनर दूरी भी कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के बारे में कुछ और बात है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे अपभू, अपोजी कहते हैं, और जब नजदीक होता है तो उसे उपभू, पेरिजी कहते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है, चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं है, चंद्रमा पर कोई पौधे नहीं। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, जो सभी जानते हैं। करेक्शन हो गया तो कर दिए। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं, अपोजी, और वहीं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी को उपभू कहते हैं, पेरिजी। अपोजी, पेरिजी। न्यूनतम दूरी पेरिजी कहलाता है, अधिकतम दूरी अपोजी। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी से जुड़ी कुछ और बातें हैं। चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। यह पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। ये थोड़ा गलत लग रहा है, 30 भाग के बराबर है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 6 गुना कम है। चंद्रमा को सोलर सिस्टम पर प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। चंद्रमा को सोलर सिस्टम का प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। चंद्रमा का आकार फुटबॉल जैसा गोल है। चंद्रमा पर अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी भी दोस्तों, पृथ्वी का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरी करता है। उपभू और अपभू ग्रह या चंद्रमा की उन बिंदु को कहते हैं जहां से पृथ्वी से सबसे नजदीक या सबसे दूर होता है।
उपभू और अपभू के बारे में कुछ जानकारी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार होती है। पृथ्वी के सबसे नजदीक की कक्षा को पेरिजी कहते हैं और सबसे दूर की कक्षा को अपोजी कहते हैं। उपभू चंद्रमा का वह बिंदु, ये शायद हो चुका है दोस्तों। अब दिन और रात का बड़ा छोटा होना। दिन और रात जो बड़ा छोटा होता है दोस्तों, ये कैसे होता है, आइए हम आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों इसके लिए ये दोस्तों पृथ्वी है। जैसा कि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पृथ्वी को तो बराबर गोलार्धों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को ये विषुवत रेखा है दोस्तों, लिख देते हैं। ये बहुत बार लिखे हैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। विषुवत रेखा है, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश को दोस्तों कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को दोस्तों कर्क रेखा कहते हैं। ये हो गया कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दोस्तों मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, ये हो गया मकर रेखा। मकर रेखा उसके विपरीत दोस्तों 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, या अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है दोस्तों। यह दोस्तों ये इसलिए खींचे क्योंकि इसका काम लगेगा। दोस्तों हम 21 मार्च से शुरू करते हैं। दिन और रात का छोटा बड़ा जो होना है दोस्तों किस प्रकार होती है, ये सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती है और जो तिरछी पड़ती है, इसी के आधार पर दिन और रात का छोटा बड़ा होना होता है। दोस्तों 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। इस दिन दोनों ही गोलार्धों पर, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्धों पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, अर्थात उत्तर की ओर बढ़ना शुरू होता है। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। इस दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ी और रात सबसे छोटी होती है। दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के दिन दोस्तों दिन सबसे छोटी और रात सबसे बड़ी होती है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 23 सितंबर को दोस्तों पुनः फिर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस प्रकार सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर साल में 2 बार लंबवत पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद दोस्तों फिर दक्षिणायन होना जारी रहता है और 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को दोस्तों
कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस दिन 22 दिसंबर के दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ी और रात सबसे छोटी होती है। दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटी और रात सबसे बड़ी होती है। ये इसी प्रकार फिर यहां से घूमेगा दोस्तों। 22 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को फिर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। ये सालों भर दोस्तों इन्हीं दो रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें लंबवत विचरण करते रहती है। तो और इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें केवल लंबवत प्राप्त होती है। बाकी के क्षेत्रों में दोस्तों सूर्य की किरणें प्राप्त नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है, होती है लेकिन बहुत कम प्राप्त होती है, तिरछी प्राप्त होती है। 23.5 उत्तरी से 66.5 दक्षिणी दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें स्लैंट तिरछी प्राप्त होती है। स्लैंट एस लिख देते हैं दोस्तों, समझ जाइएगा, स्लैंट प्राप्त होती है, तिरछी। एस फॉर स्लैंट मान तिरछी। यहां भी दोस्तों सेम होगा, तिरछी प्राप्त होती है। एस फॉर स्लैंट, स्लैंट मतलब तिरछी, समझ लीजिएगा आप लोग। और 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहां पर होता है। यहां पर 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ध्रुव 66.5 से 90 डिग्री दोनों ध्रुवों के पास तक 66.5 से 90 तक दोनों ध्रुवों उत्तरी और दोनों गोलार्धों पर 66.5 से 90 दोनों गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ते हैं कि वेरी स्लैंट, भी एस दे देते हैं, वेरी स्लैंट, भी एस यहां भी दे देते हैं, भी एस और भी एस। तो दोस्तों इस प्रकार यहां कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है सालों भर, और इन क्षेत्रों में गर्मी सबसे अधिक होती है और वर्षा भी सबसे अधिक होती है। इसी के आधार पर जलवायु को जो बांटा गया है दोस्तों, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जो जलवायु होगी उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कही जाती है। और 23.5 से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों के बीच पाई जाने वाली जलवायु को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कही जाती है। और 66.5 से 90 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं अभी लिख नहीं पा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, तो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। समय का जो अब लास्ट एक रह गया है दोस्तों, समय का निर्धारण, उसको भी देख लेते हैं। समय का निर्धारण जो पृथ्वी पर किया गया है, कैसे किया गया है, आइए बता देता हूं मैं उसे भी। दोस्तों अक्षांश देशांतर समय का निर्धारण, समय जो है दोस्तों किसी निर्धारित किया गया उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों अक्षांश देशांतर में हम सब अक्षांश और देशांतर को भली भांति समझा दिए थे। देशांतरों की संख्या, अक्षांशों की संख्या 181 था, ध्रुवों को दोनों को हटा देने पर 179 ही होता है, और देशांतरों की संख्या 360 है। तो ये जो है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर है, जिसको ध्रुव रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो अक्षांशों को मेरिडियन भी कहा जाता है,
0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, फिर 90 डिग्री इधर है और 90 डिग्री इधर है दोस्तों। 90 डिग्री के 0 डिग्री, लॉन्गिट्यूड के जस्ट विपरीत में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसे एंटी मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को एंटी मेरिडियन कहते हैं। यहाँ ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और 90 जस्ट पीछे है, तो 1 से लेकर 180 तक इधर वाले को पूर्वी देशांतर कहते हैं और इधर वाले को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी एक चक्कर में पूरा 360 डिग्री घूमता है, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री बराबर हो जाता है दोस्तों 24 घंटा। 24 घंटा तो 1 डिग्री बराबर दोस्तों हो जाएगा 24 घंटा बटे 24 बटे 360 घंटा। अब इसको मिनट में अगर तोड़ते हैं दोस्तों तो 60 से गुना करना पड़ेगा और इसको बटे 360 करना पड़ेगा। 0 0 कट जाएगा, 6 छक्का 36 और 6 चौका 24, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर दोस्तों 4 मिनट होता है। 4 मिनट होता है, तो 1 डिग्री देशांतर दोस्तों 4 मिनट होता है। 0 डिग्री ये जो देशांतर है दोस्तों लगभग इंग्लैंड के पास से होकर गुजरती है। तो इंग्लैंड का जगह है ग्रीनविच, उसके पूर्व में एक स्थान है इंग्लैंड की राजधानी लंदन के पूर्व में स्थित एक स्थान ग्रीनविच है। उसी जगह को ग्रीनविच मीन टाइम माना गया, वहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे अपना भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना यह आगे होगा? तो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे होगा दोस्तों, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री बराबर कितना होगा? 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 गुने 4 मिनट इतना हो गया दोस्तों। इसको उड़ा देते हैं, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से हमको इंटू करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी घंटा में बदल जाएगा। तो देखिएगा आपका सही समय आ जाएगा। ये दोस्तों इसको एक काम करते हैं, 2 से कटा देते हैं, तो 2 बार में कट गया और ये पूरा 30 बार में कट गया। फिर इसको 3 से कटा देते हैं, तो ये 10 बार में कट गया और ये कट जाएगा 2 3 × 24, 3 × 5 15, 3 × 5 15, ये हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा ये दोस्तों, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों कुल मिला के देखिए, कैलकुलेशन कीजिएगा, घंटा में बदल दिए, मिनट में ही रहने देते हैं, घंटा में नहीं बदलेंगे इसको। कितना मिनट हो गया? इतना मिनट हो गया गुने 4 मिनट, इतना मिनट हो गया। तो इसको दोस्तों 330 मिनट होगा, 330 मिनट होगा। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा हो गया। तो ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय समय कितना है? 5.5 घंटा आगे है। अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर 1 बजेगा तो भारत में 6:30 बजेगा, ग्रीनविच मीन टाइम पर 2 बजेगा तो भारत में 6:30 बजेगा। इस प्रकार सभी देश का अपना अपना समय निर्धारित किया गया है। जैसे अपना देश का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो उसको 4 मिनट से इंटू किए तो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अगर किसी देश का तो पूरब की ओर समय बढ़ता है दोस्तों, पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता है और पश्चिमी देशांतर की ओर समय बढ़ने पर घटता है दोस्तों। जैसे कि अगर 82.5 डिग्री पूर्व पश्चिमी देशांतर पर कोई देश स्थित है तो ग्रीनविच मीन टाइम से
5 घंटा पीछे होगा। जैसे अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर 6 बज रहा है, शाम के कितना पीएम हो रहा है, तो उस देश पर जिसका 82.5 डिग्री पश्चिमी यानी कि वेस्ट देशांतर जिसका मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे होगा, यानी कि कितना बजेगा, 12:30 बजेगा, 12:30 PM होगा। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि किस प्रकार ये समय होता है। एक लास्ट पॉइंट दोस्तों बच गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों 180 डिग्री देशांतर के समांतर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जो स्थल खंडों को छोड़ती हुई जल खंडों से होकर गुजरी है, प्रशांत महासागर के बीचों बीच गुजरी है। तो उस रेखा के पूरब में और पश्चिम में दिन अलग अलग होता है। अगर पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो एक दिन समय घटाना पड़ता है, और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो एक दिन समय जोड़ना पड़ता है। सपोज अगर उधर 180 डिग्री देशांतर यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा से पश्चिम से पूर्व ओर जाते हैं, तो एक दिन समय घटाना पड़ेगा। अगर इधर पश्चिमी गोलार्ध में अगर सोमवार है तो इधर पूर्वी गोलार्ध में रविवार होगा। ठीक उसी प्रकार उसका जस्ट विपरीत, अगर पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तो समय एक दिन जोड़ना पड़ता है। अगर पूर्वी गोलार्ध में समय रविवार होगा तो इसके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पार करने पर पश्चिम की ओर आने पर सोमवार हो जाता है। तो एक दिन समय का अंतर होता है। तो ये था दोस्तों आज का जो हमने शीर्षक सजाया था उसका पूरा विश्लेषण। ये दोस्तों उपसौर एवं अपसौर, उपभू एवं अपभू तथा पृथ्वी पर दिन और रात का बड़ा छोटा होना एवं विभिन्न देशों के समय का निर्धारण जो होता है दोस्तों, ये पूरा हमने काफी गहराई से पढ़ाया है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए दूसरों से, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो गरीब बच्चे हैं उनको हमारा ये फ्री प्लेटफॉर्म का लाभ मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।